this is Sonali Ahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. As you know friends, बायोलॉजी सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हमने साइटोलॉजी की हमने कंप्लीट कर लिया है साइटोलॉजी, उसके बाद हमने एवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ के बारे में, किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया हुआ है, कौन कौन सी क्लास में डाला गया है, क्या फाइलम बनाए हुए हैं, इनके बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ टैक्सोनॉमी। तो वो ब्रांच, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सभी ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इनके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस ब्रांच में हम सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडेंटिफिकेशन, कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी क्लास में हमें उस ऑर्गेनिज्म को रखना है। उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर, कि किस तरीके से साइंटिफिक नेम हम उसे क्या दे सकते हैं, उसका जीनस क्या होगा, उसका क्लास क्या होगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासिफाइड करते हैं, जो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया, कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम आए हैं। तो ये ब्रांच बायोलॉजी की क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी, जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो टर्म है टैक्सोनॉमी, ये देने वाले कौन थे? तो सबसे पहले जिनने ये टर्म टैक्सोनॉमी यूज किया था वो थे डी कैंडोल। वो कौन थे? डी कैंडोल। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले टैक्सोनॉमी वर्ड यूज करने वाले कौन थे? ये ओ है, टैक्सोनॉमी वर्ड यूज करने वाले कौन थे? तो वो है डी कैंडोल। डी कैंडोल। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अब मैंने आपको बताया कि इस ब्रांच में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से सभी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया गया था वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो सबसे ही पहले स्टार्टिंग जहाँ से हुई। जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे बायोलॉजी की, तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एरिस्टोटल को। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? एरिस्टोटल, जिनने सबसे पहले एक अपनी बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया में कम से कम 500 से 1000 एनिमल्स के बारे में उनने साइंटिफिक नेम दिए थे। उनने कई सारी, कम से कम हम कह सकते हैं कि 24,000 अलग अलग क्लासेस में उनने सभी ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया था। बट वो बात चल रही थी तब जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसके बारे में। तो सबसे पहला अगर पूछा जाए कि सबसे पहला क्लासिफाइड करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वह एरिस्टोटल ही है। बट जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया गया, वो किया, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले थे कैरोलस लीनियस। इनने साइंटिफिक बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको दो पार्ट्स में बांटा। उनको दो पार्ट्स में उनने बांटा। कौन कौन से दो पार्ट्स में उनने बांटा था? प्लांट्स और एनिमल। सभी पूरे हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, पूरा हम कह सकते हैं जो हमारा किंगडम है, उसको दो पार्ट्स में उनने बांटा, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। उनने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमे नेचुरी। सिस्टमे नेचुरी, उस बुक में उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। इसलिए फ्रेंड्स तब से इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि इनने सबसे पहला काम किया था क्लासिफिकेशन की फील्ड में। अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें इनने इसके बारे में बताया था सिस्टमा नेचुरी, इसलिए इनको क्या कहने जाने लगा? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। इनने एक बुक लिखी थी सिस्टमे नेचुरी, और तभी से इन्हें क्या बताया गया? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बताया गया। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी आपको लिखना है डी सेंटापाव। डी सेंटापाव फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। इनने इंडिया के थे, इंडियन ओरिजिन के थे, और इनने कई सारी स्पीशीज के बारे में बताया है, इसलिए ही इनको फ्रेंड्स फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी बताया गया। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा जाएगा तो कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी पूछा जाएगा तो सेंटापाव। बट फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अगर हम पूरी क्लासिफिकेशन, पूरे हमारे किंगडम को सिर्फ दो पार्ट्स में हमने बांटा था, प्लांट और एनिमल, तो ये पॉसिबल नहीं है।
कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें ये डिसाइड कर पाना जिनके लिए कि ये प्लांट होंगे कि एनिमल होंगे बहुत डिफिकल्ट होता था, इसलिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया दैट इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, उसे हमने कहा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब थ्री किंगडम नाम से यहाँ क्लियर है कि जो पूरा ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उन्होंने थ्री पार्ट्स में बांटा। तो सबसे पहले हम बात करें देने वाले कौन थे, तो गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने क्या दिया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और इनने पूरे किंगडम को, सभी ऑर्गेनिजम्स को तीन पार्ट्स में बांटा था। सबसे पहले प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल। तो जिस तरह से कैरोलस लीनियस ने दो पार्ट्स में बांटा था, प्लांट एंड एनिमल, इनने एक और क्लास इसमें ऐड किया था प्रोटिस्टा, बट इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी फेल माना गया। अब हम इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम को नहीं मानते। जिस क्लासिफिकेशन सिस्टम को आज हम सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिसको सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बेसिस पे हम सारे ऑर्गेनिजम्स को बांटते हैं, और जितनी भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पर, उन सबको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से बांटा गया है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो आपको ध्यान रखना है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। और क्योंकि आज इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो भी इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में से आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना है कि किसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो आर.एच. विटेकर ने। कब दिया था, 1969 में। अब ये नाम से क्लियर है कि फाइव किंगडम मतलब जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उसको आर.एच. विटेकर ने फाइव पार्ट्स में बांटा था। कौन कौन से फाइव पार्ट्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इन तरीके से फाइव पार्ट्स में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने मोनेरा में रखा, कौन से ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू दिखा देती हूँ किस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को बांटा। तो फ्रेंड्स, हमने जो प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि सेल टू टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर हम सेल टाइप के अकॉर्डिंग देखें तो जो मोनेरा है वो एक अकेला ऐसा किंगडम है जिसके अंदर वो एनिमल्स को रखा गया, वो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल आती है, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल रखा गया। बाकी जितने जो फोर किंगडम है उन सब में यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होता है, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, चारों ही चारों किंगडम में यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाई जाती है। उसके बाद मैं बात करूं, यूकैरियोटिक में भी टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। तो जो यूनिसेल्युलर है उसमें कौन सा किंगडम आता है, प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा रहेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये रहेगी कि उनमें यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल तो रहेगा बट वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे। मल्टीसेल्युलर मतलब एक सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे। यूनिसेल्युलर मतलब एक सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे। अब मैं बात करूं मल्टी सेल्यूलर की, तो मल्टी सेल्यूलर में दो टाइप यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर में भी डिवाइडेड है, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल जब हम कर रहे थे साइटोलॉजी में तो हमने पढ़ा था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल अलग अलग टाइप ऑफ मैटर से मिलकर बनी होती है और किस किस में प्रेजेंट होती है और किन में प्रेजेंट नहीं होती है। वहां पर मैंने आपको डिफरेंस में बताया था प्लांट सेल और एनिमल सेल की, कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है, किसी भी तरह की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो विदाउट सेल वॉल में आ जाते हैं एनिमेलिया। लेकिन जो फंजाई और प्लांटे और फंजाई के अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। सेल वॉल के साथ भी ये दो टाइप में डिवाइडेड है, फोटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि प्लांट्स खुद अपना भोजन बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते, खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोट्रॉफिक जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उसमें आ जाते हैं प्लांटे। बट जो फंजाई हैं वो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। इस तरीके से जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासिफाइड करेंगे, उनके किंगडम्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, तो जो सबसे मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं वो होता है टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कि वो मल्टी सेल्यूलर है कि यूनिसेल्युलर है, और थर्ड चीज आ जाती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम अभी एक एक करके इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे।
तो सबसे फर्स्ट फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करती हूँ विथ मोनेरा। मोनेरा हम देखें तो मोनेरा एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक्वाटिक फ्रेंड्स जो जल में पाए जाते हैं, इस तरह के एनिमल्स आपको, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म आपको मोनेरा के अंदर देखने को मिलेंगे। सेकेंड चीज अभी हमने जो चार्ट से देखी कि किस टाइप की सेल प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल क्या होती है, जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता, बट उनका जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो पूरी तरीके से सेल में फैला हुआ रहता है। तो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल इस तरह के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करें यूनिसेल्युलर, ये सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं और इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इस तरीके के मोनेरा किंगडम में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। इनकी जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से होता है, तो फ्रेंड्स ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ भी। ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बना सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ जो अपने खानों के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या लिखा है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप जानते हैं किस तरीके बैक्टीरिया किस तरीके का न्यूट्रिशन करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, वो अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं और बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। बट फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। तो माइकोप्लाज्मा एक इस तरीके का बैक्टीरिया है जिसके ऊपर किसी भी तरीके की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये मोनेरा किंगडम का एक्सेप्शन है जिसमें किसी भी तरह की सेल वॉल देखने को आपको नहीं मिलेगी। और हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे में आप देखेंगे कि ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गे है वो अपना खाना खुद बना सकता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लू ग्रीन एल्गे को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है और ये बैक्टीरिया और एल्गे के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, उन दोनों को जोड़ने वाली होती है। तो ये सबसे पहले हमने बात करी मोनेरा। मोनेरा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी, एक्वाटिक होंगे, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर और सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और सबसे ज्यादा जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है इसके एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल ध्यान होने चाहिए कि कौन से किंगडम में किस तरीके के और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। तो इसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड माइकोप्लाज्मा। सेकेंड हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के, ये माइकोप्लाज्मा आपको दिखाई दे रहा है और ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेकेंड किंगडम की मैं बात करूं दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी आपको मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, बट इसमें यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाया जाएगा। यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल से मतलब है कि जो इनका सेल का न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड होगा, वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होगा, उसके चारों तरफ आपको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। तो एक्वाटिक होंगे, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होगी, बट ये भी यूनिसेल्युलर ही होते हैं, मतलब एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। तो मेन डिफरेंस जो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में होता है वो ये कि दोनों ही यूनिसेल्युलर है, बट जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है, लेकिन जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों में सेम होता है, ये भी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों ही तरीके से न्यूट्रिशन ले सकते हैं, दोनों ही तरह से पोषण ले सकते हैं। इनका एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक होता है, दे कंटेन फ्लैजिला एंड सीलिया फॉर मोशन। क्योंकि ये एक्वाटिक रीजन में पाए जाते हैं तो अपने मोशन के लिए, मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए इनकी बॉडी में आपको फ्लैजिला और सीलिया देखने को मिलेगा। प्रीवियस वीडियोस में मैं इनका डिफरेंस आपको बता चुकी हूँ। फ्लैजिला आप कह सकते हैं कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पाए जाते हैं 1 to 9 नंबर्स में, और सीलिया जो बॉडी के चारों तरफ न्यूमरस स्ट्रक्चर हैं, बट कई नंबर्स में आपको देखने को, बहुत छोटी छोटी लेकिन कई नंबर्स में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये क्या हो जाती है, सीलिया। तो दोनों का काम सेम ही है, मोशन कराने का काम करते हैं, बट स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन दोनों को डिफरेंट किया गया है और दोनों का डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया। अब मैं बात करूंगी अगर इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे सिंगल सेल्ड एल्गी। सिंगल सेल्ड एल्गी मतलब जो एक यूनिसेल्युलर, एक सिंगल सेल से मिलकर बनी है, उस एल्गी को इसमें रखा गया है जो किस तरीके का न्यूट्रिशन करती है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करती है। उसके बाद हम बात करें जितने भी प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स को भी इसी के अंदर रखा है। प्रोटोजोन्स में क्या क्या आ जाते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। यहाँ आप देख सकते हैं ये अमीबा है। अमीबा का एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है
वो क्या काम करता है, तो वो एक्सक्रीशन का काम करता है। ये क्वेश्चन कई बार देखा है कि अमीबा का कोई आप जानते हैं शेप नहीं है, तो इसमें ये जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, स्टार शेप्ड का दिखाई देता है। जो हमने वैक्यूल में देखा था कि सबसे पहले स्पालेंजानी ने जब वैक्यूल को देखा था, डिस्कवर किया था, तो उनने एक स्टार शेप्ड का वैक्यूल देखा था प्रोटोजोन में। तो अमीबा में जो उन्होंने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखा था, उसका वर्क क्या है, क्यों ये कॉन्ट्रेक्टाइल फॉर्म में पाया जाता है अमीबा में, तो क्यों इसका काम है एक्सक्रीशन करवाना। जो भी फूड मटेरियल उसमें प्रेजेंट है उसको वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट करके उसके एक्सक्रीशन का काम करवाने का काम कौन करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। सेकेंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे पैरामीशियम, तो पैरामीशियम आप देख सकते हो आपको स्लीपर शेप्ड का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है। इसके लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामीशियम को क्या कहा जाता है, तो पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्लीपर शेप का दिखाई देता है। थर्ड अगर मैं बात करूँ यूग्लिना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर के यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। यूग्लिना फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी एवोल्यूशन में बता चुकी हूँ कि ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं, प्लांट के भी और एनिमल के भी। तो हम यहाँ पर बात कर ली अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और एक और जो यहाँ पर हमने प्रोटोजोन देखा है दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का काम क्या है, ये ह्यूमन बॉडी में मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया डिसीज करवाता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया की बीमारी हो जाती है। और ये प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी तक लाने का काम कौन करता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो अपने साथ प्लाज्मोडियम को लेके आती है और हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देती है, इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमको मलेरिया हो जाता है। तो ये हमने सेकंड बात करी प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हो जाते हैं सिंगल सेल्ड अल्गी और सभी प्रोटोजोन्स, जिसमें हमने बात करी अभी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम। अब हम बात करते हैं थर्ड किंगडम की, दैट इज फंजाई। फंजाई आप जानते हैं कि आपको मॉइस्ट एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नमी सी बनी रहती है, दलदली एरिया रहता है इस तरीके, या फिर कोई सड़ी गला कोई चीज़ है ना, खाने के कोई सड़ गया है चीज़, कहीं पर कोई एनिमल की डेथ हो गई है, तो सड़ी गली चीज़ों पे आपको फंजाई देखने को मिलेगी। किस तरीके की सेल से मिलकर बने होते हैं, टाइप ऑफ सेल क्या होता है, तो वो होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, मतलब इनका भी न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये अगर यूनिसेल्युलर फंजाई है तो वो अपने लाइफ के किसी ना किसी टाइम पे मल्टी सेल्यूलर फॉर्म अटेन कर ही लेती है, मल्टी सेल्यूलर बन ही जाता है। उसके बाद अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया है मोस्टली कहाँ देखने को मिलेंगे, जो दलदली एरिया है, जो कोई सड़े गली चीज़ें हैं उनके ऊपर, जहाँ पर किसी डेड बॉडीज़ के ऊपर, तो इस तरीके का ये न्यूट्रिशन भी उन्हीं से ही लेते हैं। जितनी भी सड़ी गले डेड एनिमल्स रहते हैं उनसे ये अपना खाना लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं किस तरीके का न्यूट्रिशन करते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की बात करें तो जो इनका डाइजेशन है वो बॉडी के आउटसाइड होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर होगा इसलिए हम इसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो म्यूकर, म्यूकर इसका एग्जाम्पल है, और इसका एक एक्सेप्शन है ईस्ट। ईस्ट ऐसा फंजाई है जो यूनिसेल्युलर है, मैंने अब आपको बताया कि मोस्टली मल्टी सेल्युलर मिलेंगे, तो उसमें जो यूनिसेल्युलर फंजाई पाया जाता है वो है ईस्ट। अब हम बात करते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मशरूम, म्यूकर, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, फंजाई के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम फोर्थ किंगडम की बात करते हैं, प्लांटे। प्लांटे आप जानते हैं कि इसमें क्या आ जाएंगे, सभी तरह के प्लांट्स, ऐसे सभी एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को हम इसके अंदर रखेंगे जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जो खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, वो सभी किसके अंदर रखे जाते हैं, प्लांटे में रखे जाते हैं। अब ये सबसे पहले कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये सब जगह सर्वव्यापी हैं, आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, आप कहीं भी चले जाएं आपको प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। टाइप ऑफ सेल, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल पाई जाती है इसमें, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है इनका, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड। उसके बाद ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड
ऑटोट्रॉफ्स। तो इसमें किस तरीके के प्लांट, सभी प्लांट्स इसमें आते हैं और वो किस तरीके का न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब खुद का भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। फ्रेंड्स फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो काइटिन की बनी होती है। यहाँ पे ये पॉइंट में नहीं बता पाई, सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंजाई में भी जो काइटिन की बनी होती है, लेकिन जो प्लांटे में सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में हमने बात डिस्कस की है कि सेल वॉल डिफरेंट मैटर्स की बनी होती है। तो जो फंजाई में प्रेजेंट होती है वो काइटिन की बनी होती है, जो प्लांटे में प्रेजेंट होती है वो सेल्यूलोज की मिलकर बनी होती है। अब प्लांटे अपने आप में इतना बड़ा किंगडम है कि उसको भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है। तो किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं प्लांट किंगडम को, सबसे पहले हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगेमी। 2 टाइप्स के प्लांट्स में अलग अलग कन्वर्ट कर दिया है, क्रिप्टोगेमी एंड फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी को भी 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एल्गे, फंजाई, लाइकेंस। तो इस तरीके से क्रिप्टोगेमी पार्ट को, फेनरोगेमी पार्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मोनोकॉट, डाइकोट। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग तरीके के पार्ट्स में हमने क्लासेस में रखा हुआ है प्लांट किंगडम को, जिसमें हमने किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है, किस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कौन के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, किस में सीड प्रेजेंट नहीं होते। तो इस तरीके से हमने पूरे किंगडम को सब डिवाइडेड करा हुआ है। बट इसके बारे में डिटेल स्टडी हम करेंगे जब हम बोटनी स्टार्ट करेंगे, तब हम हमारे प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अभी मैंने सिर्फ एक चार्ट के थ्रू आपको बता दिया कि किस तरीके से प्लांट किंगडम को भी सब डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं किंगडम की बात करती हूँ तो वो है एनिमेलिया। एनिमेलिया आप जानते हैं कि एनिमेलिया मतलब जिसमें सभी एनिमल्स को रखा गया है। सभी एनिमल्स किसके अंदर आएंगे, एनिमेलिया। एनिमेलिया भी कैसे हैं, कॉस्मोपॉलिटन, मतलब सर्वव्यापी। एनिमल्स भी फ्रेंड्स आप जहाँ भी चले जाएं आपको हर जगह एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। किस टाइप के सेल से मिलकर बने हैं, यूकारियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। एनिमल्स अपने फूड के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे अदर एनिमल्स हो, वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। तो एक इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों सेक्सेस अलग अलग प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके का रिप्रोडक्शन इनमें आपको देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब एनिमल्स भी अपने आप में बहुत बड़ा किंगडम है, जिसे हमने कई सारे पार्ट्स में सब डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम एनिमल्स के अंदर सभी स्पॉन्जेस, निडेरियंस, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्का, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब के बारे में अलग अलग सब डिवाइड इसको करके अलग अलग फाइलम्स को हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में इनकी डिटेल आपको एनिमल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम हम देखेंगे, जिसमें हम सभी एनिमल्स के बारे में कि इनको किस किस क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे किया हुआ है और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं जो मोस्टली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अभी इस वीडियो में हमने फ्रेंड्स सिर्फ क्लासिफिकेशन देखा है कि किस तरीके से सभी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया, जिसमें हमने अब देखा कि सबसे ज़्यादा जिस क्लासिफिकेशन को माना जाता है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया था R.H. विटेकर ने, जिसने 5 टाइप में पूरे की 5 किंगडम्स में पूरी लाइफ फॉर्म्स को बांटा हुआ है, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। इनके बारे में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इनको अलग अलग हमने किंगडम्स में बांटा है, वो हमने देख लिया। अब इसके बाद जो प्लांट किंगडम है उसके बारे में हम बोटनी में डिटेल में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एनिमल किंगडम में को किस तरीके से अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है और क्या क्या उसके एग्जाम्पल हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।